आप बने रहिए हमारे साथ। अब और एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। अब नीलेश शाह भी जुड़े हैं कोटक के एमसी से। नीलेश, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नीलेश, फंडामेंटली आप बाज़ार पर काफ़ी बारीक नज़र रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि बाज़ार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है, खासकर फार्म लॉस को जिस तरह से वापस लिया गया, या फिर एक पेटीएम की लिस्टिंग का भी नेगेटिव सेंटिमेंट था। बट एट दिस पॉइंट फंडामेंटली आर यू वरिड बाजार में जिस तरह की उठापटक हम देख रहे हैं, या फिर इसे बस एक पासिंग फेज ही समझेंगे आप? मीर भाई, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आप सितंबर क्वार्टर के तिमाही नतीजे को देखें तो नंबर्स एक चमत्कार से कम नहीं आए हैं। कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया हुई है, उन्होंने अपनी दोनों को लिवरेज एक को साथ कम देखा हो किया ना? है और उस वजह से नतीजों में कोई तकलीफ नहीं है। यस, मार्केट अपने फंडामेंटल से थोड़ा आगे चला गया था, तो एक करेक्शन आना जरूरी था और कुछ रीजंस की वजह से वो करेक्शन आज हम देख रहे हैं। मार्केट में एक और चीज भी ध्यान रखने लायक है। इस मार्केट में एक रेड जोन है जहां पे मुझे बहुत चिंता है। कुछ पेनी स्टॉक्स है जिसको सोशल मीडिया के पुश की वजह से अपने फंडामेंटल से कई गुना दामों को बढ़ा दिया गया है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, तो वहां पे प्राइस करेक्शन काफी आ सकता है, वैसा लगता है। कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस भी हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम था, होल्डर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो अगेन दामों को आसमान पे छू दिया है। तो यह जो रेड जोन है, वहां पे अभी भी करेक्शन जारी रहेगा और वहां पे निवेश करके लोगों का ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। उसके सिवा मार्केट में करेक्शन हेल्थी है, फंडामेंटल्स आज भी सपोर्टिव है और ये करेक्शन में निवेश करने का मौका निवेशकों को मिलेगा। नीलेश, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट कि आप मैक्रोज को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, पॉलिसी उस वाले एरिया को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट आप तो एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को उन मैटर्स को लेके। इस समय हमारा मैक्रो सेटअप कैसा लग रहा है और किस तरह के रिस्क्स इफ एनी होराइजन पे हैं? जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स 96 हाफ पे चला गया, जिस तरह ग्लोबल मार्केट्स में रेट हाइक्स ऑलमोस्ट राउंड द कॉर्नर हैं, हमारी भी एक आरबीआई की मीट है आगे। लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि क्या आरबीआई भी अपना स्टांस को थोड़ा सा कॉशियस करेंगे या कुछ ग्लाइड पाथ बताएंगे रेट्स का। ये सब सिलसिले में एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमें क्या देखना चाहिए? अजय भाई, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिन्हें मालूम है भारत में क्या हो रहा है, और दूसरे जो हनुमान जी की तरह होते हैं। हनुमान जी में अपार शक्ति थी, बट उनके ऊपर श्राप लगा था कि जब तक कोई उन्हें रिमाइंड नहीं कराएगा आप में इतनी शक्ति है, तब तक वो शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब उन्हें राम सेतु के लिए छलांग लगानी थी, तब नील को उन्हें रिमाइंड करना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि आप में इतनी शक्ति है, आप चाहे तो एक छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। कुछ उसी तरह हमारे मार्केट में भी ऐसे निवेशक हैं जिनको रिमाइंड करना पड़ता है कि भारत की आर्थिक परिस्थिति आज बहुत ही अच्छी है। ये पिछले 75 साल में एक ऐसा अनोखा समय है जब भारत की महंगाई का दर अमेरिका की महंगाई के दर से नीचे है और लोग हमें कह रहे हैं कि भारत में महंगाई बहुत ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 640 बिलियन डॉलर के ऊपर है और लोग अभी भी 1991 की मेंटालिटी में चल रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ यस 2019-20 के आसपास पहुंचेगी इन टर्म्स ऑफ टोटल जीडीपी, बट पेंडेमिक को पसार करके हम अब टॉप जीडीपी ग्रोथ कंट्रीज में आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से अगर देख ले तो भारत की आर्थिक परिस्थिति आज सबसे सुदृढ़ है। फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर डीलिवरेज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में सारी चीजें अच्छी है। एमएसएमई सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। बट बाकी जो चीजें हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे एफएक्स रिजर्व्स हो, चाहे महंगाई हो, ये सारी चीजों में आज भारत की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है
और उसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में फंडामेंटली मार्केट में उतनी चिंता का कारण नहीं है। इनफैक्ट हमारे साथ मिहिर वोरा भी बने हुए हैं नीलेश, और उन्होंने भी आप जैसी ही राय दी हमारे दर्शकों को कि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत बाजार ऊपर नीचे होता रहे। मिहिर, आपने कहा कि Q3 में भी थोड़ी बहुत हो सकता है अर्निंग्स को लेकर कंसर्न रहे मार्केट की, लेकिन इस साल के एंड तक फुल स्टीम पर सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें आप एक बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करे, बिकॉज जैसे नीलेश बता भी रहे थे कि सितंबर रिजल्ट्स में भी काफ़ी सारे पॉजिटिव सरप्राइजेस थे। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि सितंबर में ओवरऑल एक्चुअली अर्निंग्स अपग्रेड हुए थे 2 to 3% के आफ्टर द एंड ऑफ द रिजल्ट सीजन, तो मार्जिन्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। और मेरे ख्याल से दिसंबर और मार्च तक तो डेफिनेटली फुल स्केल एक्सेलरेशन हमें दिखेगी इंडियन इकोनॉमी में। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बिहेव कर रहे हैं, रुपी जिस तरह से स्टेबल है इन स्पाइट ऑफ डॉलर स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज, उस तरह से लग रहा है कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बना हुआ है। राइट मिहिर, ये जो अभी बात निकल के आ रही है कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई हैं, और अभी जो क्रेडिट साइकिल है वो एक फ्रेश क्रेडिट साइकिल शुरू होने की कगार पे है। इनफैक्ट अगर कमेंट्री देखें लार्ज कॉर्पोरेट बैंकर्स की क्वार्टर गॉन बाय में भी, तो हल्का इंडिकेशन आ रहा है इसका कि बड़ा एक कॉर्पोरेट साइकिल इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए उसके कगार पे है। ये सवाल मैं दोनों से पूछना चाहूँगा। इनफैक्ट मिहिर, आपकी क्या राय है, हाउ फार आर वी कि एक बड़ा वापस से रीलेवर साइकिल स्टार्ट होने वाला है? देखिए, ऑलरेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है विच इज रियल एस्टेट, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो सकती हैं, उसमें वी आर बिगिनिंग टू सी द साइंस ऑफ रिवाइवल। सो ये तो सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है, रूरल एज वेल एज अर्बन रियल एस्टेट विच इज अ की ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे अट्रैक्शन दिख रही है। और उसकी वजह से काफी सारे रिलेटेड सेक्टर्स में भी बेनिफिट आता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सीमेंट, पेंट्स, उसमें काफी सारे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट उसमें आती है। सेकंड इज अभी भी जो गवर्नमेंट ने जो मैं रिपीट करूंगा, जो 2 की स्टेप्स लिए हैं, एक तो लो टैक्स रेट 15% टैक्स रेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, एंड सेकंड एक के बाद एक जो नए सेक्टर्स पीएलआई में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस इज WTO कंप्लायंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये काफी पॉजिटिव सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एग्जिस्टिंग स्टेप्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जो सनशाइन सेक्टर से रिन्यूएबल्स में खास करके, और जिस तरह से इंडिया ने कमिटमेंट दिए हैं लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल्स के लिए और जीरो कार्बन के लिए, ये जो मेथनॉल के जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इंडिया में फॉर बायोफ्यूल्स, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और इवन स्मॉल कॉर्पोरेट्स हैव स्टार्टेड बिडिंग फॉर, सो इसकी वजह से भी जो ये तो पहले जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो एनविजाज भी नहीं किए थे, उसकी जरूरत भी नहीं थी, तो ये एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट साइकिल क्रिएट कर सकता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से कैप गुड्स और इन्वेस्टमेंट्स लिंक जो सेगमेंट्स है उसमें काफी एक्टिविटी हो सकती है। और द बेस्ट थिंग इज ग्लोबली नेक्स्ट 2, 4, 5, 10 साल तक इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की चांस नहीं है। हाँ, वो 0% से 2% हो सकते हैं, बट 0% से 5% या 10% नहीं होने वाले। तो कैपिटल इज इजीली अवेलेबल। इंडिया, जैसे हमने बताया, इंडिया जैसी साइज की कंट्री कोई है नहीं। चाइना में लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अभी सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह की वजह से, तो बाय डिफॉल्ट मनी विल कंटिन्यू टू कम टू इंडिया। और एफआईआई फ्लोज तो हम रोज देखते हैं क्योंकि ये रोज पब्लिश होता है, इसलिए हम फोकस करते रहते हैं उस पर। बट अदर साइड पे अगर देखें, एफडीआई फ्लोज और पीईवीसी फ्लोज जिस तरह से आ रहे हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग ऑफ फ्लोज हो चुका है इन द लास्ट 12 मंथ्स कंपेयर टू द लास्ट एवरेज। तो 40 तो हम देख ही नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली इंडिया की स्टोरी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में सेट हो चुकी है, और मेरे ख्याल से फॉरेन मनी का तो कोई प्रॉब्लम होने नीचे में। बिल्कुल, इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छी बात कही। और देखिए, आप दोनों से बात करते करते बाजार ने कितनी अच्छी रिकवरी दे दी। आप दोनों ने इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया कि वो इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में है। अब मीर भाई, इसे कहते हैं काक का बैठना और डाल का टूटना। अगर हमारे बोलने से मार्केट चलता
तो फिर बात क्या और थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन अब देखिए, आप दोनों ने इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छा व्यू दिया है। अब नीलेश, मैं इसी पे ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने एक्सटेंडिंग व्हाट मिहिर जस्ट मेंशन कि FIS का व्यू रोज़ आता है, ये होता है, तो इसमें ना हम थोड़ा सा जो डेली कंसर्न देख रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, कभी बोल रहे हैं यूरोप में ये जो 4th वेव चल रहा है वो बहुत ही सीवियर है, जर्मनी भी लॉकडाउन में जा सकता है, चाइना स्लो डाउन में है। इसमें एक जिसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग ये है कि भारत में स्ट्रॉन्ग 3rd वेव की संभावना बहुत कम है, जिस तरह का वैक्सीनेशन का पेस है। और एक अच्छी चीज़ ये थी इन हाइंडसाइट अगर हम देखें कि डेल्टा वेरिएंट यहाँ से शुरू हुआ था, जो अब यूरोप में या फिर बाकी देशों में हैवॉक कॉज कर रहा है। भारत में ऑलरेडी उसे लेकर अच्छी खासी इम्यूनिटी है। तो उल्टा ये भी एक संभावना है कि चाइना में स्लो डाउन, यूरोप में कोविड का क्राइसिस, US में इन्फ्लेशन का प्रेशर, तो उल्टा भारत और अट्रैक्ट करे कैपिटल को, क्योंकि फंडामेंटल स्टोरी भी अच्छी है और कोविड की कंसर्न नहीं है। आप सहमत हैं इससे? मिहिर भाई, इसमें हम सभी लोगों को सहयोग देना होगा। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाना जरूरी है। आज अगर आप बाजार में निकले, कहीं पे चले जाए, तो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अप्रैल मई में कोविड भारत में था ही नहीं। मास्क पहनना अभी भी जरूरी है, हाथ सैनिटाइज करना अभी भी जरूरी है। बाकी आपने जो बात बताई मिहिर, वो 100% सही है। दुनिया आज भारत को अलग नजरिए से देख रही है। कोविड की शुरुआत की वजह से और पिछले 18 महीनों में जिस तरह से चाइना ने बिहेव किया है, उसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। उन्होंने अपने सप्लायर बेस में एक और कंट्री को ऐड करना चाहा है ताकि उनकी डिपेंडेंट चाइना के ऊपर कम हो। बहुत सारे कंट्रीज इस रेस में लगे हैं, बट भारत भी इसमें जुटा हुआ है। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कुछ क्षेत्र में, जैसे मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, वहां पे हमने बहुत अच्छी रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। एक जमाना था जब भारत 8 से 10 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता था। इस साल शायद हम नेट एक्सपोर्टर बन जाए मोबाइल फोन में। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट फैक्ट्री आज नोएडा उत्तर प्रदेश में चल रही है सैमसंग के द्वारा। तो ओवरऑल यह पूरे दुनिया में जब माहौल खराब हो रहा है, तो भारत एक अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। हम कह सकते हैं हम ओएसिस इन डेजर्ट सिचुएशन में है। बाकी लोग कोविड से जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन की वजह से कोविड कंट्रोल में रहा है। बाकी देश ग्रोथ के लिए फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिम्युलस लगा रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई का सामना कर रहे हैं। हमारे वहां पे हमने सीमित मात्रा में फिस्कल और मॉनेटरी स्टिम्युलस लगाया, ग्रोथ रिकवर हो गई और महंगाई अभी भी काबू में है। नीलेश, आपने बहुत सारे डोमेस्टिक फ्रंट पे जो ट्रिगर्स प्ले करेंगे उनकी बात की, हमने मैक्रो फ्रंट पे भी बात करी, तो यानी ओवरऑल सिचुएशन लुक्स रियली गुड। ऐसे में आपको लगता है कि क्योंकि अब तक कोई एक मीनिंगफुल करेक्शन नहीं थी और अब ये जो पिछले कई दिनों से जो करेक्शन जारी है, इसके बाद अब कौन से थीम्स या कौन से सेक्टर सबसे पहले रिकवरी दिखाएंगे? इस वक्त हमें लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, होम इम्प्रूवमेंट एंड सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर आज की तारीख में एक हरफन मौला सेक्टर है। तो ये सेक्टर्स में अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश करें तो वह मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछले 18-20 महीनों में जिस तरह का रिटर्न हमने मार्केट में देखा, उस तरह का रिटर्न नेक्स्ट 3 साल में भी शायद नहीं आएगा। मार्च 2020 के लॉस से जब आप बाउंस हुए तो वो एक अलग प्रकार का रिटर्न था। एक सस्ती मार्केट से आप फेयर वैल्यू मार्केट तक पहुंचे। अब फेयर वैल्यू मार्केट में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना बहुत जरूरी है। नीलेश, आपने कुछ 2 साल पहले एक बात बोली थी कि फ्यूचर शिवनादर्स और अजीम प्रेमजीज इंडिया के केमिकल सेक्टर से आएंगे, जहां पे इंडिया का शेयर ग्लोबल केमिकल स्पेस में डबल होने वाला है नेक्स्ट कुछ सालों में, और आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए। और कहीं 5-7 साल पहले ये पूरा सेक्टर अंडर $1 बिलियन मार्केट कैप में मिलता था, वहां पे अब एटलीस्ट 5
3 से 4 बिलियन डॉलर की केमिकल कंपनीज बन गई। आप, और मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जो है केमिकल स्पेस में मार्जिन प्रेशर के फियर्स आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी अभी भी बरकरार है, उस पर फियर्स आ रहे हैं, वो डिस्कशन हो रहा है। तो आपसे एक रिन्यूड अपडेटेड व्यू लेना चाहेंगे इस स्पेस के बारे में। अजय भाई, मुझे अभी भी लगता है कि केमिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरह कुछ दशक के लिए ग्रोथ आती रहेगी। हमारे पास केमिकल प्रोड्यूस करने की आवश्यक टेक्निकल नॉलेज है। दुनिया चाइना से अपने आप को ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है और हमारी कुछ केमिकल कंपनियां कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, रिसर्च में निवेश कर रही है और एक रिलायबल सप्लाई के रूप में इमर्ज हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी में मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट मल्टी इयर्स के दिखने लगे थे, वैसे ही अब केमिकल सेक्टर में दिख रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिलियन डॉलर बायर इमर्ज हो रहे थे, वैसे ही केमिकल सेक्टर में आज एक बायर है बिलियन डॉलर प्लस का फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। कल को बहुत सारे बिलियन डॉलर्स बायर्स इमर्ज हो जाएंगे। सो फंडामेंटली केमिकल सेक्टर में कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न नहीं लगता। हालांकि मार्केट ने वैल्यूएशन थोड़ा आगे कर दिया था। पिछले एक दो बार मैंने ये कहा भी था कि अगर आप केमिकल सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज वैल्यूएशन अपने फंडामेंटल से थोड़े आगे चल रहे हैं। तो अगेन मार्केट एक मौका दे रहा है केमिकल सेक्टर में निवेश करने का। वैल्यूएशंस अब करेक्ट होके थोड़े अभी भी रिच है, शायद थोड़े और करेक्ट हो जाए तो फेयर वैल्यू के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां पे निवेश करके आप ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जी, साथ ही नीलेश, क्विकली एक आपसे सवाल ये भी जानना चाहेंगे। मिहिर से हमने ऑलरेडी इस पर व्यू ले लिया था। ये जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट बन गया था मार्केट का, न्यू एज बिजनेसेस चाहे प्रॉफिट हो नहीं हो। तो अब थोड़ा आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच इन्वेस्टर्स का होगा, इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि काफ़ी हमने एक्साइटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में भी दिख रहा था वो। मिहिर भाई, कुछ हद तक हम ऐसे 5 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट की तरह न्यू एज कंपनी के वैल्यूएशन को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ चीजें जो हमारी समझ में आई है, एक इसमें विनर टेक्स ऑल। देयर वर 700 और 800 फूड डिलीवरी कंपनीज एंड आज 2 या 3 चल रहे हैं। तो ये 2 या 3 जो चल रहे हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, बाकी जो 698 बंद हो गए उसमें नुकसान होगा। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप विनर के ऊपर बेट करें। दूसरी चीज है ग्रोथ की रफ्तार। आज एक प्रॉफिट पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बनता है न्यू एज कंपनी में बेस्ड ऑन कस्टमर रिटेंशन, क्लाइंट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट सोल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको हर क्वार्टर इसका जायजा लेना होगा कि ये अपने पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी में किस हद तक डेविएट हो रहे हैं और उस पाथ पे चलने के लिए उन्हें कितना कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है बट वो कैपिटल रेज नहीं कर पाएगी तो वो इस रेस में लंबे समय तक दौड़ नहीं पाएगी। तो आपको जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसकी कैपिटल एक्सेस को काफी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या उनके पास कैपेबिलिटीज है कैपिटल रेज करने की। सो विनर टेक्स ऑल एंड एक्सेस टू कैपिटल इज क्रिटिकल। ये 2 पैरामीटर्स के ऊपर आप न्यू एज कंपनीज को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसमें निवेश का कॉल ले सकते हैं। कई लोगों ने इसमें सोचे समझे बगैर प्राइस मोमेंटम के ऊपर निवेश कर दिया था, वो गलत बात है। प्राइस मोमेंटम के ऊपर निवेश करना इन कंपनीज में सही नहीं होगा। आपको इस तरह का व्यू लेके निवेश करना होगा और इस न्यू एज कंपनीज में वॉलेटिलिटी दोनों साइड होगी। जब लोग बहुत उम्मीद में आ जाएंगे तो अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर चले जाएंगे, जब लोग बहुत निराशा में आ जाएंगे तो अपनी फेयर वैल्यू के नीचे आ जाएंगे। बिफोर वी लेट यू गो, एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आप इंडेक्स के वैल्यूएशंस पे आपका क्या व्यू है और 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से आपको कहाँ पे लगता है कि फेयर वैल्यू लाई करती है? आपको कहाँ पे लगता है
बेस केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो कहाँ पे लाई करता है, इंडेक्स पे नहीं बट वैल्यूएशंस पे 1 ईयर फॉरवर्ड? तो वैल्यूएशन का मतलब दो तरीका होता है, एक अर्निंग्स ग्रोथ कितनी आएगी और दूसरा ब्याज के दर कैसे रहेंगे। आज की तारीख में मार्केट ये आस लगा के बैठी है कि अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 17% 17 से 18% FY23 में आ जाएगी और ब्याज की दरें जो आज तकरीबन 6.3% 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर वो तकरीबन 6.5 से 6.25 के आसपास रहेगी। अगर ये दो पहलू में ज्यादा चेंज नहीं होता है तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के आसपास है, थोड़ा अपनी फेयर वैल्यू के शायद ऊपर की रेंज में है और इस करेक्शन के बाद वो मिडिल रेंज में आ सकता है। तो विथ 1 ईयर होराइजन, कीपिंग इन माइंड कि ब्याज की दरें यहाँ से थोड़ी ऊपर जाए और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मार्केट के अनुमान के आसपास बनी रहे तो मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर वाली रेंज में है। राइट, ठीक है। सो मिहिर, आपसे भी यही सेम सवाल रहेगा क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी एक व्यू आया, उन्होंने कहा कि 2022 के एंड तक सेंसेक्स 70,000 तक हो जाएगा। आपका क्या व्यू होगा? इंडेक्स पे तो व्यू देना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, लेकिन जैसे नीलेश भाई ने बताया, अर्निंग्स ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स बहुत मायने रखते हैं। और अर्निंग्स ग्रोथ अगर देखें तो FY22 में तो 30-35% का अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है ओवरऑल लेवल पे, और उसके बाद भी एज ऑफ नाउ जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 8 से 9% इकोनॉमी ग्रो करेगी तो करीबन 15% तक अर्निंग्स ग्रोथ तो आ ही जाएगा। वैल्यूएशंस अबव एवरेज हैं, तो मेरे ख्याल से 15% अर्निंग्स ग्रोथ है, उससे कम रिटर्न्स बाजार से हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। 15% यहाँ से मिहिर, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो रहता है तो उस केस में हम कितनी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कितने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? देखिए 10-20% करेक्शन तो बाजार में कभी भी हो जाती है और उसका कोई रीजन भी नहीं मिलता हमें फ्रैंकली, तो उतनी वॉलेटिलिटी तो हमें हमेशा मेंटली तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये आज आपने समय निकाला। हमारे साथ नीलेश शाह कोटक AMC से और मिहिर वोरा हमारे साथ बने हुए थे इस खास चर्चा में। मैक्स लाइफ के CIO हम बात कर रहे थे बाजार में कौन से थीम्स चलेंगे, कहाँ किस सेक्टर में रिकवरी आएगी और मैक्रो और डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या ट्रिगर्स रहेंगे जो बाजार को यहाँ से स्ट्रेंथनिंग देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे और मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखने को मिला। बैंक निफ्टी हरे निशान में और निफ्टी भी ऑलमोस्ट रिकवर होने के पास। जल्द लौटते हैं।